विकर और सेट ने बातचीत शुरू की और जब वे बातचीत कर रहे थे तो उसने महसूस किया कि सेट लगातार सभी के साथ बातचीत कर रहा था ताकि माहौल को हल्का कर सके और स्वाभाविक दिख सके। जब एक नौकरानी सेट के गिलास में थोड़ी शराब डाल रही थी तो उसने उससे पूछना शुरू किया कि वह कैसी है। ये देखकर विकर को कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि सेट न केवल अपने भाई बहनों के साथ बल्कि नौकरों के साथ भी लगातार बातचीत कर रहा था। उसने एक आंख से उसे गौर से देखा और सोचा कि वह वही व्यक्ति है जिससे वह पीछे हटने से पहले मिला था। वह ये भी सोचने लगा कि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था उससे राक्षसों जैसी गंध क्यों आ रही थी। जब सेट एक हाथ से अपना गिलास पकड़े हुए था तो उसने विकर की ओर देखा और बताया कि जब वह अनुपस्थित था तो उसने सुना था कि उसने अंडरडॉग सिटी के डिप्टी काउंसलर की भूमिका निभाई थी। उसने ये भी कहा कि उसने ये भी सुना था कि नागरिक उसकी इतनी सराहना करते हैं कि वे उसके स्थायी रूप से पद संभालने के लिए विरोध करने लगे। सेट ने ये भी बताया कि जब वह डिप्टी काउंसलर के पद पर वापस आएगा तो वह उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। विकर ने सेट की आंखों में देखा और बस चुप रहा। फिर 3 उंगलियों से वाइन ग्लास को पकड़ते हुए उसने टोस्ट के लिए अपना वाइन ग्लास सेट के करीब लाना शुरू किया। सेट ने मुस्कुराते हुए विकर के वाइन ग्लास को देखा। फिर विकर ने उससे कहा कि वह भी उसके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक है। ये सुनकर सेट खुश हो गया और उन दोनों ने टोस्ट में अपने वाइन ग्लास को आपस में टकराया और उसने उससे कहा कि वह उसकी देखभाल में रहेगा। टोस्ट करने के बाद विकर ने अपना वाइन ग्लास अपनी आंखों के करीब लाना शुरू किया, जिससे माहौल में थोड़ा तनाव पैदा हो गया। वह वाइन ग्लास के प्रतिबिंब को घूरने लगा और ऐसा करते समय उसने ओसिरिस को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा। हालांकि जब उसने सेट की कुर्सी को देखा तो उसने देखा कि वह खाली थी। तुरंत उसे एहसास हुआ कि वह वाइन ग्लास में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पा रहा था। ये देखकर उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या सेट मर चुका है और कोई राक्षस उसके बेजान शरीर पर कब्जा कर रहा है। विकर ने मेज पर मौजूद सभी लोगों को देखा और खुद से सवाल करने लगा कि क्या उसे सबको ये बताना चाहिए कि सेट एक राक्षस है। उसी समय जब सेट अपनी शराब का आनंद ले रहा था, विकर ने अपना खुद का शराब का गिलास अपने मुंह के पास लाना शुरू कर दिया और सेट को घूरने लगा। उसने अपना विचार बदल दिया और मेज पर किसी को भी यह नहीं बताने का फैसला किया कि सेट एक राक्षस है, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पिता और दूसरे लोग उससे उचित सबूत मांगेंगे। तुरंत उसने फैसला किया कि पहले उसे भव्य भोज के खत्म होने का इंतजार करना होगा ताकि सेट पर राक्षस होने का आरोप लगाने के लिए सबूत जुटाए जा सकें। एक सुखद मुस्कान के साथ सेट ने विकर से पूछा कि वह किस ऑर्डर में शामिल होने जा रहा है। सेट की सांस से आ रही गंध को सूंघते हुए विकर को लगा कि उसका दम घुट रहा है। सेट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए उसने बताया कि जब वह छोटा था तो उसे डोबरमैन ऑर्डर की वर्दी अच्छी लगती थी। उस समय ओसिरिस ने सेट को बात करते हुए देखा। उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया और सेट से कहा कि उन्होंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। फिर एक तीखी नज़र से उसने उसे अपनी तुच्छ बातों से अपने भाई को परेशान करना बंद करने और अपना खाना खत्म करने के लिए कहा। ये शब्द कहने के बाद ओसिरिस ने मेजपोश से खाने के बचे हुए हिस्से को साफ करना शुरू कर दिया और उसके शब्दों को सुनकर सेट कुछ हद तक घबरा गया और उसे नाराज न करने के लिए बोलना जारी न रखने का फैसला किया। विकर ने भी ओसिरिस को देखा और खुद से सोचा कि अब उसके लिए धन्यवाद। वह सेट की सांसों से आने वाली गंध से मुक्त हो गया है। ह्यूगो ने विकर का ध्यान आकर्षित किया और पूछा कि खाना कैसा था। उसने ह्यूगो को देखा और जवाब दिया कि यह बहुत अच्छा था। ये सुनकर ह्यूगो ने उससे कहा कि वह बहुत खुश है कि वह भोजन का आनंद ले रहा है। फिर उसने कहा कि उसे उसके साथ चर्चा करने के लिए एक मामला है और अब जब वे मुख्य घर में थे तो उसने विकर को अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। विकर ने ह्यूगो को देखा और कई सेकंड तक सोचा, फिर जवाब दिया कि वह समझ गया है। उसी रात भव्य भोज समाप्त करने के बाद वह मुख्य घर से चला गया। घर से दूर जाते समय
उसने आह भरी क्योंकि वह थोड़ा थका हुआ था क्योंकि रात का खाना 5 घंटे तक चला था। यह अनुभव उसके लिए कठिन था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन लोगों के साथ भोजन करेगा। रात के खाने के दौरान उसने सुना कि अकादमी के प्रतिभागियों के लिए आधिकारिक दस्तावेज बास्करविले में आ गया है। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ह्यूगो ने उसे अकादमी में उसके नामांकन के कारण बुलाया था। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था तो मुख्य घर के ऊपर एक आदमी उसे घूरने लगा। उस आदमी ने विकर के गार्ड के नीचे होने का फायदा उठाया और एक शक्तिशाली तलवार से हमला किया, जिससे एक लाल आभा तेजी से उसकी ओर बढ़ी। लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि विकर को तुरंत ही हमले की मौजूदगी का एहसास हो गया और जैसे ही उसने हमले की दिशा में देखा, उसे एहसास हुआ कि यह बास्करविले परिवार की छठी तकनीक थी। यह महसूस करते हुए उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह इसे पार कर पाएगा। जब वह अपनी तलवार निकाल रहा था तो उसे याद आया कि उसकी प्रकट हुई तलवार किल लेवल मिड ग्रेड ग्रेजुएट था, जिसका मतलब था कि वह उससे आगे नहीं जा सकता था। इसलिए बिना किसी देरी के उसने चौथी बास्करविले तकनीक का इस्तेमाल किया और हमले की दिशा में सटीक और शक्तिशाली तलवार के वार किए। वार ने हमले को कमजोर करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसने नदी की छड़ियों के आशीर्वाद और अपनी आभा के साथ शेष आभा को अवशोषित करने की योजना बनाई। उसने खुद को आभा को अवशोषित करने के लिए तैयार किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमले से ठीक पहले ये बस गायब हो गई। ये देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया और मुख्य घर की छत की ओर देखने लगा, जहां उसने उस आदमी का पैर देखा जिसने उस पर हमला किया था। वह आदमी जोर से हंसने लगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बोस्टन टेरियर ले बास्करविले खुद था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने विकार को समझाया कि उनकी तकनीकों में 2 स्तरीय अंतर था। इसके बावजूद वह ये देखकर काफी हैरान था कि उसने उसके हमले का सामना किया था। बोस्टन टेरियर ने विकर की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक सच्चा वयस्क है, फिर मुख्य घर की छत से नीचे कूद गया। टक्कर के कारण उसने फर्श में दरारें पैदा कर दी। उसने जोर से कहा कि वह जानता है कि उसकी नज़र उसे धोखा नहीं दे रही है और डैन से पूछा कि क्या वह भी ऐसा ही सोचता है। डैन विकर के पीछे दिखाई दिया और ये देखकर कि बोस्टन टेरियर ने मुख्य घर में अपनी तलवार घुमाई थी, उसने उससे कहा कि ये व्यवहार एक बर्बर व्यक्ति का था। डैन ने बोस्टन टेरियर को घूरते हुए पूछा कि उसने अपने प्यारे भतीजे को मारने की कोशिश क्यों की। उसने ये भी कहा कि अगर ह्यूगो को इस बारे में पता चला तो सजा के तौर पर कम से कम उसे कई महीनों की परिवीक्षा की सजा दी जाएगी। बोस्टन टेरियर ने डैन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि वह एक चाचा के अपने भतीजे के प्रति प्यार के बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। उसने ये भी खुलासा किया कि उसने हमले को उसके ठीक सामने गायब करने के लिए समायोजित किया था ताकि उसे चोट न लगे। उसने डैन से ये भी पूछा कि वह अपने रास्ते पर क्यों नहीं चलता और पिटबुल के साथ हस्तक्षेप करना क्यों बंद नहीं करता। ये सुनकर डैन ने उसे ये कहकर सही किया कि विकर मास्टिफ से संबंधित है। उसने ये भी कहा कि अपने चाचा के रूप में वह अपने प्यारे भतीजे को गुंडों के गिरोह में शामिल नहीं होने देगा। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तो विकर ने अपनी तलवार म्यान में रखनी शुरू कर दी और इस बीच डैन और बोस्टन टेरियर के बीच मामला गरमाने लगा। बोस्टन टेरियर ने डैन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने पेट पर छोटा सा घाव होने पर भीख मांगता है उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। डैन ने बोस्टन टेरियर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि पिटबुल इतने मांसल होते हैं कि उनके पेट की त्वचा ही नहीं फटती। दोनों ने अपनी तलवारें निकालीं और बोस्टन टेरियर ने द्वंद्व युद्ध करने का प्रस्ताव रखा और विजेता विकर को अपने आदेश पर ले जाएगा। डैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया क्योंकि वह हमेशा अपने भतीजे के लिए सबसे अच्छा चाहता था। ये देखकर कि दोनों लड़ने वाले थे, विकर ने बस पलटकर उनसे दूर जाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उसके चाचा बहुत परेशान करने वाले थे। जब वह दूर जा रहा था तो उसने खुद से सोचा कि बोस्टन टेरियर ने उस पर जो पिछला हमला किया था वह इतना मजबूत नहीं था। जब वह मुख्य घर को अंडरडॉग सिटी से जोड़ने वाले पुल की ओर बढ़ रहा था
तो उसने सोचा कि 7 काउंट्स में से सबसे मजबूत हमला सबसे उच्च रैंकिंग वाले बास्करविले ग्रेडर की छठी तकनीक थी। वह खुद भी सबसे उच्च रैंकिंग वाला ग्रेडर था, लेकिन फिर भी 7वीं तकनीक के बारे में जानता था। और इसके अलावा स्टाइल्स नदी और राक्षसी तलवार बेल्जेबब के आशीर्वाद का उपयोग करना भी जानता था। एक मुस्कान और एक जानलेवा नज़र के साथ उसने सोचा कि इन तकनीकों की बदौलत वह अब 2 काउंट्स के खिलाफ जा सकता है। पुल पार करने के बाद विकर ने अपने सामने 3 लोगों को खड़ा देखा और ये देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उसके सामने हाई बोरो, मिडिल बोरो और लो बोरो थे, जो उसे ध्यान से घूरने लगे, जिससे हवा में तनाव पैदा हो गया। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तीनों ने अपनी तलवारें निकालनी शुरू कर दीं। ये देखकर विकर को एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था। अपनी आंखों में चमक के साथ वह उन पर आक्रामक रूप से घूरने लगा और इस विचार से क्रोधित हो गया कि वे पहले से ही अपनी शक्तियों के बीच अंतर जानते थे। और अब ये देखकर कि वे उनके और उसके बीच शक्ति के अंतर को जानते हुए भी लड़ने के लिए तैयार थे, उसने सोचा कि उसके पास उन खूनी कुत्तों को मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, जिन्होंने अपनी जगह जाने बिना अपने दांत दिखाए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लड़ने की कोशिश करने के बजाय हाई बोरो, मिडिल बोरो और लो बोरो ने घुटने टेक दिए, अपने सिर नीचे कर लिए और अपनी तलवारें उनके पैरों पर रख दीं, जिससे वह चकित रह गया। उसने हाई बोरो को देखा और जैसे ही उसने अपने पैरों पर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि वे वादा कर रहे थे। वादा एक ऐसी स्थिति का था जो शूरवीरों को कमजोर बना देती थी। इस स्थिति में एक ही धक्का और उनकी तलवार उनके पैरों में घुस जाती थी। अगर कोई शूरवीर इस स्थिति को अपनाता था, तो इसका मतलब था कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति के हाथों में अपनी जान दे रहा था। विकर ने हाई बोरो, मिडिल बोरो और लो बोरो से पूछा कि वे क्या करते हैं। तीनों ने उसे घूरकर देखा और कहा कि वे अपना कर्ज चुकाने आए हैं। हाई बोरो ने उसे समझाया कि जब वह 9 साल का था, तब से उसे जो एहसास हो रहा है वह डर है। मिडिल बोरो ने उसे बताया कि जब उसने सेबेरस का शिकार किया था, तब से वह उसे पहचानने लगा था। और आखिर में लो बोरो ने उसे बताया कि वह ये देखकर हैरान था कि वह ट्रोल को मारने में सक्षम था। तीनों ने उसे समझाया कि जंगल में विशाल राक्षस का सामना करने में सक्षम होने के बाद उन्हें प्रशंसा और श्रद्धा की भावना महसूस होने लगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन वे मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे, वे इकट्ठे हुए और फैसला किया कि अब से वे विकर वैन बास्करविले के 3 भाले बनेंगे। उन्होंने उससे कहा कि कृपया उनका स्वामी बन जाओ, जिसकी वे हमेशा सेवा करेंगे। ये सुनकर विकर कुछ हैरान हुआ। उसने सोचा कि पीछे हटने से पहले वे ही थे जिन्होंने उसे पकड़ा था और वे ही थे जो उस पर झूठा आरोप लगाए जाने के बाद भाग गए थे। तीनों को ह्यूगो के 3 भाले कहा जाता था और विकर जानता था कि वे केवल उनके आदेशों का पालन करने वाले खूनी कुत्ते थे। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि वे आदेशों का पालन कर रहे थे, विकर की भावनाएं गायब नहीं हुईं। वह बिना कुछ कहे तीनों के पास से चला गया और ये देखकर हाई बोरो, मिडिल बोरो और लो बोरो दुखी हो गए। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब वह जा रहा था। उसने उनसे कहा कि उसे वादों जैसी चीजों की जरूरत नहीं है और कहा कि वह अब थक गया है, इसलिए वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंदर ही अंदर विकर ने उन्हें माफ नहीं किया था, बल्कि अपनी बदला लेने की योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें अपनी दया पर इस्तेमाल करना चाहता था। मुस्कुराते हुए उन तीनों ने विकर की ओर देखा और उसने उनसे कहा कि वे किसी को भी यह तथ्य न बताएं कि वे अब साथ हैं और भविष्य में क्या होगा। जब वह उनसे दूर जा रहा था, तो उन तीनों ने उसे जवाब दिया कि वे समझ गए हैं। ये सुनने के बाद वह बिना कुछ कहे बस चलता रहा। उसने खुद से सोचा कि सेट के शरीर पर राक्षसों का कब्जा होना एक ऐसा बदलाव था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इसलिए उसने सोचा कि उसे सिंडी वेंडी से इस मामले की जल्द से जल्द जांच करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे राक्षस को मारना ही था। वह अपने सामने ह्यूगो के कार्यालय को घूरने लगा और उसने सोचा कि राक्षस को मारने से पहले उसे कुछ और भी महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है। वह ह्यूगो के कार्यालय में गया
और अंदर जाते ही उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे वह क्रोधित हो गया। ह्यूगो ने पूछा कि उसने अभी क्या कहा था, जिससे माहौल में इतना तनाव पैदा हो गया कि बटलर भी डरने लगा। ह्यूगो ने विकर से पूछा कि उसने अभी क्या कहा था। शांत आवाज और शांत नजर के साथ विकर ने एक कदम आगे बढ़ाया और रॉक्साना, अपनी मृत पहली पत्नी और रॉक्साना के बीच की बेटी पेनेलोप के बारे में फिर से बात की। विकर ने ह्यूगो को घूरते हुए पूछा कि क्या वह पेनेलोप के बारे में उससे बात कर सकता है। ये सुनकर ह्यूगो क्रोधित हो गया और एक घातक नज़र और आभा के साथ उसने पूछा कि वह पेनेलोप का नाम कैसे जानता है। विकर ने बस उसकी आंखों में देखा और जबकि उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने सोचा कि यह उसकी बदला लेने की योजना की केवल शुरुआत थी। वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।